हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। तो आप देख रहे होंगे कि मैं खेतों के बीच में खड़ा हूं और ये देखिए कि ये नीचे एक यहाँ पे एक छोटा सा गांव है। और आज इस वीडियो बनाने का मतलब क्या है? और उस वीडियो बनाने का मतलब है कि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी जो कि गांव तक अपनी सर्विसेज देती थी, देश की सबसे बड़ी जानी-मानी कंपनी होती थी, परंतु आज बीएसएनएल के ये हालात हैं कि एक तरफ हम 5G तक पहुंच गए हैं, परंतु बीएसएनएल 4G भी नहीं ला पाई है। तो आज इस मुद्दे के ऊपर हम थोड़ी-सी ज़रूर आपको थोड़ी एक जानकारी उपलब्ध करवा देंगे कि क्या कारण रहे कि बीएसएनएल बर्बाद होने पे तुल गई और इसको बर्बाद किसने किया? इसको जानना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ जियो और एयरटेल ने अपना प्रॉफ़िट एकदम से ऊपर बढ़ाया, परंतु बीएसएनएल आज भी अपने एम्प्लॉइज़ के पौने 2 लाख एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने के भी लाले पड़ गए हैं। क्या कारण है वो? तो सबसे पहले मैं थोड़ी-सी ही आपके पास हिस्ट्री पे जाऊँगा कि जब भारतवर्ष में एक टेलीकॉम रिवॉल्यूशन हुआ था 2000 और 2000 के बाद। तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले साल की तिमाही की बात करूँ तो जियो ने 10,000 करोड़ रुपए कमाए। वहीं पे अगर मैं बीएसएनएल की बात करूँगा तो 2001 से लेके 2008 तक बीएसएनएल ने साढ़े 43,000 करोड़ शुद्ध मुनाफ़ा कमाया। और जो जियो 2022 में जो प्रॉफिट कमाया जियो ने अपना मुनाफा 12,000 करोड़। तो अगर बीएसएनएल की बात करूंगा तो 2004 में बीएसएनएल ने अपना 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। क्या कारण आ गए कि इतनी बड़ी कंपनी, सरकारी कंपनी आज मोहताज हो गए अपने एम्प्लॉइज को भी सैलरीज देने में? क्योंकि 2000 से लेकर 2008 तक बात करें तो ये बीएसएनएल कंपनी एकदम से शिखर की ऊंचाइयों पर चढ़ती गई, परंतु एस बीएसएनएल को किसकी नजर लगी कि ये बीएसएनएल जो कि एक भारत की सबसे बड़ी एक जानी मानी कंपनी होती थी दूर संचार के क्षेत्र में, भारतवर्ष में नहीं भारत से बाहर भी, तो ये आज बर्बाद होने पे तुल गई है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जब बीएसएनएल का काम बहुत सही चला था 2008 में, तब के टेलीकॉम मिनिस्टर मुरसोली मारन, उनकी एक बात सामने आई कि उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए जो बीएसएनएल की अपने घर के ऊपर 327 हाई स्पीड लाइंस अपने घर के ऊपर ही इंस्टॉल करवा दी थी। और उस वक्त ये 327 हाई स्पीड लाइन जो होती थी वो सन नेटवर्क्स को सिग्नल को अपलोड करने के लिए लगाई जाती थी। मतलब आप ये समझिए कि जब आप सन नेटवर्क 2008 की बात कर रहा हूं कि जब भी कोई लाइव प्रसारण होता था तो बीएसएनएल की 327 हाई स्पीड लाइंस अपने घर पे लगा दी थी और उसको सन टीवी नेटवर्क को फायदा कहीं ना कहीं सिग्नल अपलोड के लिए दिया जा रहा था। और यही कारण था कि पहली बीएसएनएल का सबसे बड़ा घोटाला जो था वो पकड़ा गया। बाद में ये देखा गया कि मुरसोली मारन का ही भाई जो थे उन्होंने सन टीवी नेटवर्क्स उन्हीं का था। तो ये सबसे बड़ा नुकसान जो था, सबसे बड़ा घोटाला ये सामने आया क्योंकि उस वक्त अगर हम 2008 की बात करें तो 2008 की में भी हम 2G या 3G तक भी नहीं पहुंचे थे, तो 2G में था होते थे। तो उस वक्त सन टीवी नेटवर्क को ऑपरेशनल करने के लिए मुरसोली मारन ने 327 हाई स्पीड लाइंस जो थी वो अपने घर के छत के ऊपर लगा दी थी और उससे सिग्नल को अपलोड किया जाता था। बात सरकार की पड़ी, सीबीआई की जांच बैठी, तो सारी चीजें फिर सामने निकल के आई। चलिए यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ तक हुआ, परंतु बीएसएनएल इससे डरने वाला नहीं था। तो उस वक्त उसके बाद जब उनको सरकार को रिजाइन करना पड़ा तो उसके बाद आगे हमारे ए राजा जी टेलीकॉम मिनिस्टर। तो टेलीकॉम मिनिस्टर जब ए राजा जी रहे तो उन्होंने 2G घोटाला सामने आ गया। और ये 2G घोटाला क्या था सबको पता है कि 2G घोटाला होता था, परंतु आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में 2G घोटाला क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि 2G घोटाला में आपने देखा कि सरकारों को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा और यही कारण था कि भारतवर्ष में बीएसएनएल का पतन शुरू हो गया। और ये 2G घोटाला क्या था, मैं आपको थोड़ा-सा संक्षेप में कहूँ। जब भी टेलीकॉम ऑपरेटर आता है तो उसको एक बैंड्स दिए जाते हैं। जैसे आपके पास 900 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड होता है, 1800 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड होता है। तो जब बीएसएनएल जो सॉरी जब ये 890 से 915 एक अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती थी और एक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी जिसका स्पेक्ट्रम 25 मेगाहर्ट्ज़ का होता था। तो इस मेगाहर्ट्ज़ में जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की थी, इसकी गाइडलाइंस होती थी कि सिर्फ 3 ऑपरेटर जो थे 900 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड को यूज़ करेंगे और 1800 मेगाहर्ट्ज़ को आपके 6 ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये एक पॉलिसी बनाई गई थी जब भी आपके पास स्पेक्ट्रम दिया जाता था, जब भी स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी। तो इस स्पेक्ट्रम का यूज़ क्या हुआ, इस स्पेक्ट्रम को
राजा साहब ने बोला कि नहीं, 900 मेगाहर्ट्ज़ में 3 नहीं, यहाँ पे 6 ऑपरेटर लाओ, 7 ऑपरेटर लाओ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे जहाँ पे 8 ऑपरेटरों की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे 18 ऑपरेटर लगाओ। तो अब देखिए कि जब आपके पास स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मतलब आपके पास अगर 1 रोटी है, तो उस रोटी को सिर्फ़ 1 ही आदमी खा सकता है, परंतु वो रोटी 10 आदमियों को दी गई। तो मतलब पेट तो किसी का भरा नहीं, तो हुआ ये कि जब वो बैंड के ऊपर ओवरलोडिंग ज़्यादा होगी, बहुत सारे ऑपरेटर आए जैसे एयरटेल आया, एयरसेल आया, रिलायंस आया, ऐसे कई ऑपरेटर जो थे फर्स्ट कम फर्स्ट बेस्ड सर्विसेज़ के ऊपर उनको सर्विसेज़ दे दी गई। बाद में ये लगने लगा कि पूरे भारतवर्ष में जो कॉल ड्रॉप रेट होता था, कॉल ड्रॉप रेट एक्चुअल की जो ट्राई की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक किसी भी ऑपरेटर का जो कॉल ड्रॉप रेट है वो कम से कम 3% से नीचे होना चाहिए था। परंतु ये सब उस वक्त 2G के केस में ये कॉल ड्रॉप रेट जो था वो 10% से ऊपर हुआ, ये ट्राई ने ये बताया। अब इस कॉल ड्रॉप को रोकने के लिए क्या किया कि आपके पास मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी, ऑपरेटर जिन लोग नेटवर्क्स खराब थे वो जाने लगे। तो यही कारण था कि फिर ये उजागर आ गया कि ये जो 2G स्कैम हुआ, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स और बाहर की कंपनियों से पैसे खाए गए और अपने बेनिफिट्स के लिए अपने खजाने भरे गए, जिसके बाद ये 2G घोटाला सामने आ गया और उस वक्त के दौर में 2G कम्युनिकेशंस में बीएसएनएल सबसे आगे होता था। परंतु फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये 2G घोटाला हो गया, उसके बाद आप ये देखिए कि बीएसएनएल को अब यहाँ पर जिस वक्त ये घोटाले चल रहे थे, तो उस टाइम आपके पास एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और ये अपने आप में काफ़ी आगे जाने लगे। 3G का वक़्त आया, जब ये घोटाला सामने आया तो 3G के लिए हम लॉन्च थे, हालाँकि बीएसएनएल की बात करें तो पंजाब में जलंधर वगैरह एरिया में देखिए तो बीएसएनएल ने उस वक़्त 3G लॉन्च कर दिया था, परंतु फुल इम्प्लीमेंटेशन पूरे इंडिया में नहीं थे। परंतु सरकार की भी यही कोशिश होती थी कि जब भी नेटवर्क्स लिया जाए तो कम से कम जो स्पेक्ट्रम की एलोकेशन है वो सिर्फ़ बीएसएनएल को दिया जाए ताकि प्रॉफ़िट कमा लिया जाए। परंतु प्राइवेट प्लेयर भी वहाँ पे बैठे हुए थे, जो इंडिया की कंपनी देखें, चाहे हम एयरटेल की बात करें या आपके पास बीएसएनएल की बात करें, वोडाफोन आइडिया की बात करें, तो इनको भी स्पेक्ट्रम कहीं न कहीं देना था। परंतु ये ज़रूर देखी गई कि जब सरकारी टेंडर लगते थे, तब हमेशा एरिक्सन और नोकिया और जेट्टी को हमेशा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था कि आप बिड से बाहर हो। हालाँकि ये टेलीकॉम्स कंपनी जो थी इक्विपमेंट्स की बहुत बड़ी सप्लायर थी, परंतु बीएसएनएल इनको बाहर का रास्ता दे देते थे और कुछ अधिकारी ये मिल के जो टेंडर थे, अपनी शेल कंपनियों के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो यहाँ से फिर जब सीबीआई जाँच बैठ गई तो काम और अधूरा हो गया, तो जब ये सीबीआई इस जाँच को पूरा करते-करते जो बीएसएनएल का काम था, इतने पैसे कम रह गए कि उनके पास अपने इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहे। तो फिर बीएसएनएल तो उस वक़्त खत्म हो गया, आपको मतलब बीएसएनएल नहीं चल सकता था, ये तो क्लियर था। परंतु उसके बाद जैसे ही 4G सर्विस आ गई, अब आप ये देखिए कि 4G हम करते हैं कि जियो, हम में से कई आप जैसे लोग जियो यूज़ करते होंगे। तो जियो ने जब एक टेलीकॉम रिवॉल्यूशन लेके आ गए कि जियो ने अब यहाँ पे ये लॉन्च कर दिया कि हम अपना ही नेटवर्क यूज करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए जियो क्या है, जियो हमेशा 2G सर्विस नहीं देता है, 3G सर्विसेज नहीं देता है, जियो सिर्फ 4G सर्विसेज देता है। मतलब आपने जियो से जियो पर अगर आप कॉल करेंगे तो क्योंकि जियो की प्लानिंग ये थी कि मैं अपना जितना भी इंडिया का कस्टमर है अपने ही नेटवर्क पे ले आऊं। होता क्या है कि जब आप जियो से बीएसएनएल पे कॉल कर रहे हो, एयरटेल पे कॉल कर रहे हो, आइडिया की कॉल कर रहे हो, तो जियो से जब कॉल राउट एयरटेल के ऊपर होगी तो जियो एयरटेल की लाइन यूज करता था। तो जो आपके पास बिलिंग होती थी कि जी अगर जियो से हम एयरटेल पे कॉल कर रहे हैं तो कॉल अगर 1 मिनट चल रही है और 1 मिनट के अगर हम 60 पैसे ले रहे हैं, तो जिसकी लाइन यूज होती है उसको भी पैसा देना पड़ता था। परंतु जियो ने यहाँ पे एक फॉर्मूला अपनाया कि मैं अपने सब्सक्राइबर को 2G सर्किट स्विच पे ना लाके सभी को अपने डाटा सर्किट के ऊपर ले आऊंगा। तो सारों को क्या किया कि जियो ने खूब सारा काम किया, उन्होंने ये बता दिया कि हम अपने हैंडसेट देंगे और 4G से ही हम कॉल राउट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब आप जियो से जियो कॉल करते हैं तो आप अपने फोन को देखिएगा, एचडी कॉल या वोल्टी कॉल आपके पास इस्टेब्लिश होती है। मतलब आपके पास जो वॉइस कॉल जा रही है वो भी डाटा के ऊपर जा रही है। हाँ, जब आप जियो से एयरटेल पे कॉल करोगे तो अब आपकी कॉल जो है डाटा से सर्किट स्विच पे जाएगी। तो जियो का काम ये था कि सारी चीजें को वो सर्किट डाटा स्विच पे ही रखना चाहता था, सर्किट स्विच पे नहीं रखना चाहता था। तो जियो जैसे जैसे आगे आया, जियो आगे चला गया, बीएसएनएल काफी पीछे पिछड़ता गया।
फिर बात यहाँ पे ये आ गई कि आपके पास अब जब जियो ने अपनी सर्विसेज लॉन्च करी, चलिए आप बीएसएनएल का तो चैप्टर आप क्लोज ही कर दीजिए, क्योंकि जी बीएसएनएल बर्बाद हुआ अपनी नीतियों के कारण। वाई मैक्स जियो ने बीएसएनएल ने कहा कि हम वाई मैक्स फैसिलिटी अपने पूरे इंडिया में लाएंगे, हालांकि ये उस वक्त का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, परंतु ये भी प्रोजेक्ट इनका सक्सेस नहीं हुआ। तो बीएसएनएल धीरे 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 जो थी वो ब्रॉडबैंड सेवा में आ गई, और जो इनका अपना कम्युनिकेशन था वो छूटता गया। हालांकि बीएसएनएल ने यह भी कहा है कि 2022 तक हम अपना ही कम्युनिकेशन लाएंगे, परंतु फिर वॉर चल पड़ी डाटा की, क्योंकि उस वक्त अगर हम देखें तो 250 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था, परंतु पॉलिसी कुछ ऐसी बनी कि जियो ने 10 रुपए में ये डाटा लोगों को देना शुरू कर दिया। परंतु यहां पर मैं बात करूं कि आइडिया और वोडाफोन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी, तो आइडिया और वोडाफोन आपस में बाद में मिल गए। परंतु उस वक्त ये कहा जाने लगा, जो भी टेलीकॉम के एक्सपर्ट थे, कि उस वक्त की सरकार ने, जब जियो लॉन्च हुआ, तो एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता है कि इसमें विशेष वर्ग को जो था वो फायदा दिया गया। हालांकि अगर बातें तो अभी अडानी ग्रुप्स में भी चली हैं, जैसे विपक्ष इल्जाम लगाता है कि जी क्रॉनिक कैपिटलिज्म की एक व्यक्ति विशेष को फायदा देकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि अडानी ग्रुप ने कोरोना काल में ऐसा क्या काम किया कि उनकी जो कंपनी की थी रात दुगनी और दिन दुगनी जो थी वो उन्नति हुई। वैसा ही कुछ ना कुछ जियो के पास हुआ कि इल्जाम ये लगाए गए बिजनेस, एक रिपोर्ट के अनुसार, कि जियो को बिजनेस मतलब क्रॉनिक कैपिटलिज्म का फायदा दिया गया। इसमें सरकार के नुमाइंदे एक कुछ खास पॉलिसी बनाकर एक पर्टिकुलर ऑपरेटर्स को फायदा देने की बात होती थी। हालांकि ये खबरों में ही आया, इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु फिर भी आइडिया और वोडाफोन का कर्जा 2 लाख करोड़ रुपए खड़ा हो गया। अब वो कर्जा किस लिए खड़ा हो गया? क्योंकि टेलीकॉम की स्पेक्ट्रम की प्राइसेस हमारे ऑपरेटर्स ने काफी ज्यादा हाई पे करी थी। अब वो स्पेक्ट्रम की हाई प्राइसेस को कंपनसेट करने के लिए हम और आपसे ही रिचार्ज के फॉर्मेट में पैसे लिए जाते थे। हालांकि उस वक्त आप देखते थे कि 2G कम्युनिकेशन में 1,000 रुपए में आपको इनकमिंग फ्री मिलती थी। अब वो इनकमिंग फ्री कहां पे गई? वो तो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि अब आज की तारीख में अगर आप देखिए कि 3 महीने का अगर आपने डाटा रिचार्ज करना है, तो आपको 650 या 700 रुपए आपकी जेब से निकाले जाते हैं। और यही कारण है कि हम 5G के लिए भी तैयार हो गए हैं, परंतु जो 2 लाख करोड़ रुपए का आइडिया वोडाफोन का अगर कल को एनपीए बन जाता है, इसका भुगतान कौन करेगा? क्योंकि वो एनपीए बन गए, तो वो और हम और आप ही करेंगे। तो यहाँ पे ये जीत देने वाली बात थी कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म की वजह से आइडिया वोडाफोन भी अब बर्बाद होने की तैयारी पे खड़ी हुई है। और वहीं पे बीएसएनएल का मैंने आपको संक्षेप में बता दिया कि बीएसएनएल जो हुआ, खत्म हुआ, वो सिर्फ मुरसोली मारन, उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर, फिर आपके पास ए राजा, और पॉलिसीज के कारण ही जो उच्च अधिकारी बीएसएनएल के थे और सरकार की अपनी पॉलिसियों में बीएसएनएल इतना गिर गई कि बीएसएनएल बर्बाद होने के ऊपर खड़ी हो गई। 2001 से लेके 8 तक की बात करें तो यही एक कंपनी होती थी, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स का, राजनीति का बड़ा कम दखल होता था आपके पास। परंतु जब दखलंदाजी शुरू हो गई अपने निजी फायदे के लिए, बीएसएनएल को राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता यूज करने पड़े, उसके बाद बीएसएनएल का पतन होना शुरू हो गया, जो कि उस वक्त की बात करें 2008-9 की, 43-44 हजार करोड़ रुपए का इंडिविजुअल फायदा दिया गया था। तो ये थी बीएसएनएल के पतन की कहानी। परंतु आज अब अगर आपको बात करें तो आप खुद ही देख लीजिए, आप अगर 3 महीने का डाटा रिचार्ज भी करवाते हैं तो आपकी जेब से 550-600 रुपए निकलते ही निकलते हैं। डाटा की खपत मान लीजिए कि ज्यादा हुई है, हम इस बात को मानते हैं, हम डाटा की खपत ज्यादा कर रहे हैं, परंतु अगर हम बेनिफिट देखें तो वो सरकार का तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो तो जो बड़े बड़े जियो, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इन्हीं का ही फायदा हो रहा है। तो सरकार की ये इतनी बड़ी एंटाइटी डूबने का कारण जो रही, वो सरकार की कुछ अपनी नीतियां भी रही, कुछ सरकारी भ्रष्ट अफसर रहे, कुछ भ्रष्ट नेता जो थे, जिन्होंने बीएसएनएल को, कनेक्टिंग इंडिया को बर्बाद कर दिया। और ये बर्बादी इतनी आगे आ गई कि बीएसएनएल को अब खड़ा होना तकरीबन तकरीबन अब मुश्किल दिखता है। अब क्या ऐसी पॉलिसी लाएंगे बीएसएनएल सरकार, क्या पॉलिसी लाएगी कि बीएसएनएल को फिर से रिवाइव किया जाए? परंतु कहीं ना कहीं ये बीएसएनएल ऐसी ऐसी कंपनी है जिन्होंने पूरे देश को, पूरे गांव तक लोगों को जो था वो कनेक्ट करके रखा। परंतु आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आज आपको डाटा फ्री मिल रहा है, फ्री नहीं मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी जेब से ही पैसा आपसे लिया जा रहा है। 600-700 रुपए आप 3 महीने में आप खर्चते हैं एक रिचार्ज के लिए, और अगर आपका डाटा 1 या 1.5 GB से भी ज्यादा यूज हो जाए, आप लेते हैं और डाटा लेते हैं। कम्युनिकेशन की वॉर तो बड़ी अच्छी चल पड़ी, परंतु अगर यही वॉर सरकार के फायदे के लिए होती तो बहुत अच्छे था। परंतु आज जो जियो प्रॉफिट कमा रहा है वो अपना इंटरनल प्रॉफिट कमा रहा है। अगर ये फायदा सरकार को होता तो सरकारी खजाने भी भरते, और लोग जो बीएसएनएल से जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते। यही कारण था कि बीएसएनएल कहीं ना कहीं पतन के लिए जो जिम्मेवार हैं वो राजनीतिक दल, भ्रष्ट नेता और
सरकार की अपनी पॉलिसियों के कारण ही आज बीएसएनएल बर्बाद होने पर खड़ी हुई। ये थी सारी बीएसएनएल की जानकारी। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।